हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं विकास मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। गाइस, टुडे यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सिंटैक्स। आज आप सिंटैक्स के बारे में अध्ययन करने जा रहे हो। सिंटैक्स जो क्लास 12 और 11 से बिलोंग करता है, संबंधित है, चैप्टर नंबर 4 है, वो आप पढ़ने जा रहे हो। सबसे पहले आप इसमें पढ़ने जा रहे हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अब इसके बारे में आपको बताता हूं कि सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट है क्या। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिंटैक्स फॉर क्लास 12 2023 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट ईयर के लिए भी अच्छा है, कंपटीशन के लिए भी बहुत अच्छा है। इसको अगर आप पढ़ते हैं तो 2 नंबर एकदम आप जानिए क्लियर है आपका। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखें, और वीडियो में अगर आप नए हैं, चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए। तो चलिए चलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर। सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट क्या है? वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया या सहायक क्रिया का सब्जेक्ट के पर्सन नंबर या जेंडर के अनुसार, पर्सन नंबर के अनुसार क्रिया या सहायक क्रिया का प्रयोग होना ही सब्जेक्ट एग्रीमेंट कहा जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। ठीक है, जैसे आई के साथ एम का प्रयोग होता है, यू के साथ आर का प्रयोग होता है, ठीक है, ही के साथ हिज का प्रयोग होता है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न सहायक क्रियाएं भिन्न भिन्न सब्जेक्ट्स के अनुसार लगती हैं, तो इसको हम सब्जेक्ट एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहेंगे। ठीक है, तो इसको चलते हैं। यहाँ 10 एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं कि व्हाइट बोर्ड पे 10 एग्जाम्पल्स हैं। ये 10 एग्जाम्पल्स आप समझ गए तो समझ लीजिए परीक्षा की तैयारी आपकी हो गई, क्योंकि पक्का है इसी में से क्वेश्चन पक्का एकदम आएगा। तो चलिए चलते हैं नंबर 1 पे। आप यहां देख रहे हैं सिंटैक्स में, आप थोड़ा सा ये जान लीजिए, सिंटैक्स में आपको थोड़ी सी मिस्टेक्स ढूंढ ली रहती है कि गलती क्या है, उसको सही करके आपको रीराइट कर देना होता है, पुनः लिख देना होता है। तो आप यहां समझिए, मैनी ए मैन हैव डन सो। मैनी ए मैन हैव डन सो। तो यहां पे आप देख रहे हो कि यहां पे लिखा है सब्जेक्ट मैनी ए मैन, तो ये सिंगुलर नंबर है, मैनी ए मैन। मैनी ए के बाद हमेशा सिंगुलर नंबर आता है, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे हैव लगा हुआ है। तो मैनी ए मैन सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर के साथ हैज लगना चाहिए। तो यहाँ पे मिस्टेक है कि हैव के स्थान पर हैज होना चाहिए, तो ये हो जाएगा मैनी ए मैन हैज। यहाँ पे रॉन्ग क्या है, ये हैव रॉन्ग है, इसको सही कर दीजिए, हैज डन सो। अब ये आपका करेक्ट हो गया, ये क्या हो गया आपका करेक्ट है, और ये इनकरेक्ट था। ठीक है, तो यही इनकरेक्शन आएगा जिसको आपको करेक्ट करना रहेगा। मैनी ए मैन हैज डन सो, कहीं भी आप मैनी ए का प्रयोग देखें तो वो चीज हमेशा सिंगुलर रहेगी। क्लियर बात है कि वो सिंगुलर रहेगी। अगर केवल मैनी आ गया तो फिर वो प्लूरल रहेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं सेकेंड सेंटेंस पे। द पुअर इज मिजरेबल। द पुअर इज मिजरेबल, ये लिखा है गरीब कष्ट में होते हैं, हमेशा कष्ट में होते हैं। ठीक है, तो पुअर जो शब्द है वो एडजेक्टिव है। जब किसी एडजेक्टिव को हम प्लूरल नंबर बनाते हैं तो उसमें केवल दा लगा देते हैं, तो वो प्लूरल बन जाता है। अब रही बात वो प्लूरल है तो प्लूरल सहायक क्रिया उसके साथ लगनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए द पुअर यानी गरीब लोग। द पुअर मतलब गरीब लोग। अब ये प्लूरल नंबर है, प्लूरल के साथ आपको क्या करना होता है, आर का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे इज का प्रयोग है, इसलिए ये गलत है, ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। इसलिए हम इसको जब करेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा द पुअर। पुअर के साथ आर लगना चाहिए क्योंकि ये प्लूरल नंबर है। द पुअर आर मिजरेबल। तो ये आपका करेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट है। द पुअर हमेशा प्लूरल नंबर में होता है। द रिच, द पुअर ये हमेशा प्लूरल में होता है, इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए रहिए, छोटी मोटी चीजें आप याद रखे रहिए तो आप में पेपर में सिंटैक्स को आसानी से आप क्लियर कर ले जाओगे। 2023 की पेपर में आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं तीसरे पे। सोहन एज वेल एज हिज पेरेंट्स वेयर देयर। ध्यान से देखिए, सोहन एज वेल एज, सोहन साथ ही साथ, हिज पेरेंट्स के माता पिता, वेयर मतलब थे, देयर मतलब वहां। सोहन साथ ही साथ उसके माता पिता वहां थे। अब इसमें गलती क्या है, ये जो कंजक्शन है एज वेल एज, इसमें एज वेल एज के ठीक पहले जो लिखा होता है, ध्यान दीजिए,
एज वेल एज के पहले जो लिखा होता है उसी के अनुसार हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है, बाद में जो लिखा होता है उसके अनुसार नहीं होती है, जो पहले लिखा रहता है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, एज वेल एज के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, आराम से आप क्लियर कर ले जाओगे। बस ये ध्यान रखना कि एज वेल एज से पहले जो लिखा होता है उसी के अनुसार सहायक क्रिया होती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। एज वेल एज के आगे क्या लिखा है, सोहन लिखा है। तो यहाँ पे सोहन के साथ आप देखिए वेयर सही है, वेयर नहीं सही है, सोहन के साथ आपको वाज करना होगा। तो यहाँ पे गलती क्या है, सोहन एज वेल एज हिज पेरेंट्स वाज देयर। देखिए देखने में तो यही सही लगता है, हिज पेरेंट्स के साथ वेयर लग गया, लेकिन आपको करना है कि ये एज वेल एज देखना है और इसके पहले जो लिखा है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, तो यहाँ पे वाज हो जाएगा। तो इसमें मिस्टेक्स क्या है आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से। सोहन एज वेल एज हिज पेरेंट्स, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे वाज लिख देना है, वाज देयर। जरा भी कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे हिज पेरेंट्स के अनुसार वाज नहीं लगा है, यहाँ पे सोहन के अनुसार वाज लगा है, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ी मोड़ी मिस्टेक्स होती हैं, उनको आप फाइंड आउट करके उसको रिराइट कर दीजिए, आपका सिंटैक्स क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं इस सेंटेंस पे, ही और आई इज गिल्टी। और जो शब्द होता है, और के बाद जो शब्द लिखे होते हैं, और के बाद जो लिखा होता है उसके अनुसार सहायक क्रिया होती है। तो आप यहाँ समझिए, आर के बाद आप देखिए क्या लिखा है, तो लिखा पाया आपने आई लिखा है। अब आई के साथ इज नहीं बल्कि एम का प्रयोग होता है। आई के साथ क्या प्रयोग होता है, एम का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ही और आई इज गिल्टी, वह अथवा मैं अपराधी हूं, तो आई के साथ आपको क्या करना है, एम का प्रयोग कर देना है और यह सिंटैक्स आपका क्लियर। ही और आई, अब आई के साथ एम लगना चाहिए, ही और आई एम। अब यहाँ पे लिख देंगे गिल्टी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे छोटी छोटी गलतियां हैं, उसको हम सही कर देते हैं और रिराइट कर देते हैं, यही करना रहेगा पेपर में भी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बनाइए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। ईच बुक्स एंड एवरी पेन्स वेयर लोस्ट। ईच बुक्स यानी हर किताब, एंड एवरी पेन्स हर कलम, वेयर लोस्ट यानी खो गई। प्रत्येक किताब प्रत्येक कलम खो गई। ईच और एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर आना चाहिए। ईच और एवरी के बाद का जो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ये गलती है कि ईच के बाद बुक्स लिखा है वो गलत है, एवरी के बाद पेन्स लिखा है वो गलत है। अब हम जब इसको सही करेंगे, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे ईच बुक, ये हमने करेक्ट किया, एंड फिर यहाँ भी करेक्ट करिए, एवरी के बाद भी हमेशा सिंगुलर नंबर रहेगा भाई जी। तो ईच बुक एंड एवरी पेन जब आपने कर दिया तो इसके साथ वेयर लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर हो गया, ईच बुक एंड एवरी पेन। अब ये सिंगुलर नंबर हो गया, तो सिंगुलर नंबर के साथ तो वाज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे कर देना है वाज का प्रयोग, वाज लोस्ट। ये आपका करेक्ट और ये था इनकरेक्ट। तो इस प्रकार बनाएंगे, ईच और एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर नंबर आता है, सिंगुलर का नाउन आता है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होती है। चलिए चलते हैं अगले सेंटेंस पे। द हार्स एंड द कैरियज आर वेटिंग। इसमें देखिए पहले हिंदी थोड़ा सा समझिए। द हार्स यानी घोड़ा, एंड द कैरियज और गाड़ी, आर वेटिंग इंतजार कर रहे हैं। घोड़ा गाड़ी यानी घोड़ा और गाड़ी इंतजार कर रहे हैं। घोड़ा और गाड़ी एक ही चीज है। जब एंड से कोई दो चीजें जुड़ी होती हैं लेकिन एक ही चीज को वो बताता है, एक ही चीज को बताता है, तो फिर हम उसे सिंगुलर मान के उसके साथ सिंगुलर सहायक क्रिया या क्रिया का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कहा कि जो है मछली और चावल मेरा पसंदीदा भोजन है। अब इसमें मेरा पसंदीदा भोजन जो मछली और चावल है, ये दोनों एक साथ खाया जाता है, मछली और चावल, तो इसलिए हम उसको एक मानेंगे, ठीक है भैया। तो उसको हम एक मानेंगे। या आप कह दीजिए जो है ब्रेड और बटर मेरा पसंदीदा नाश्ता है, तो ब्रेड और बटर एक साथ हम लगा के खाते हैं, उसको सिंगुलर क्वांटिटी माना जाएगा, एक माना जाएगा, इसलिए हमने वहां पे सिंगुलर का प्रयोग करना है। तो ये समझिए कि घोड़ा और गाड़ी इंतजार कर रहे हैं, तो घोड़ा और गाड़ी ये दोनों चीजें एक ही है, एक ही में लगे होते हैं घोड़ा गाड़ी, इसलिए यहाँ पे हमने आर का प्रयोग देखा, तो ये गलत है, यहाँ पे इज का प्रयोग होना चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्लियर हो जाएगा आपका सिंटैक्स। तो ये हो गया द हार्स एंड द कैरियर्स, यहाँ पे हो जाएगा कैरियर्स।
ये तो यहाँ तक सही है। फिर यहाँ पे आर गलत है, इज लग जाएगा क्योंकि दोनों एक ही चीज को डिनोट करता है, घोड़ा और गाड़ी एक ही चीज है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे वेटिंग। ये हो गया आपका सही, ये तो इनकरेक्ट था ही। चलिए चलते हैं नीचे वाले सेंटेंस पे, लास्ट वाले पे। आइदर राम और सोहन हैव स्टोलन योर बुक। इधर राम और सोहन हैव स्टोलन योर बुक। ये जान लीजिए कि आर के बाद जो शब्द होता है, आर से पहले कुछ होते हैं, आर के बाद कुछ शब्द होते हैं, तो आर के बाद जो शब्द होता है उसी के अनुसार हमने सहायक क्रिया या क्रिया का प्रयोग करना होता है। तो यहां पे देखिए और लिखा है। अब आर के बाद हमने क्या देखा, सोहन देखा। सोहन के अनुसार ही ये हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, तो सोहन के साथ तो हैज लगना चाहिए, तो यहाँ पे है मिस्टेक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हैव का प्रयोग कर देना है। तो ये लिखे हम इधर राम और सोहन। तो अब सोहन के साथ हमने हैव लगाना नहीं है, यहीं पे मिस्टेक है, तो यहाँ पे हैज कर देंगे। हैज स्टोलन योर बुक। ये आपका सही हो गया और ये इनकरेक्ट था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। अभी 3 सेंटेंस और बचे हुए हैं। वो जो है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप तैयार कर लेते हैं 10 क्वेश्चन, तो क्लियरली इसमें फंस जाएगा, 2 नंबर आपको मिलेगा। ये देखिए, ए फ्यू बॉय हैज पास्ड। ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, बॉय यानी लड़का है, ये हिंदी निकाली वो ऐसे गलत लग रहा है। ए फ्यू बॉय कुछ लड़के, हैज पास नहीं पास हो गए हैं, उसमें जब कुछ लड़के हैं तो इसका मतलब ज़्यादा लड़के हैं। तो जब एक से ज़्यादा है तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ पहली बात तो इसमें यस जुड़ना चाहिए, बॉय में बॉयज होना चाहिए, और जब ये बॉयज हो जाएगा तो हैज के स्थान पर हैव हो जाएगा। तो ये वैसे ही गलत है। ए फ्यू का मतलब कुछ, और बॉय जब लिखेंगे तो हमने इसको बहुवचन करना है, क्योंकि ए फ्यू कुछ बता रहा है, उसको ज़्यादा बता रहा है। तो ए फ्यू बॉयज, अब बॉयज के साथ हैज लगेगा नहीं, यहाँ पे हो जाएगा हैव। ए फ्यू बॉयज हैव पास्ट। तो ये ध्यान रखिए कि ए फ्यू आ गया या सम आ गया, इसके बाद या मैनी आ गया, ए फ्यू, सम, मैनी, इन सब के बाद हमेशा प्लूरल नंबर आता है, प्लूरल नंबर का नाउन आता है। तो जब हम इसको प्लूरल करेंगे, बॉय को बॉयज कर देंगे, तो जाहिर सी बात है हैज के स्थान पर हैव हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल के साथ हैव भी लगता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका करेक्ट और ये इनकरेक्ट। चलिए चलते हैं ये इस सेंटेंस पे, द बुक्स ऑन द टेबल इज माइन। इसको समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द बुक्स यानी किताबें, ऑन द टेबल, टेबल पर, इज माइन यानी मेरी है। मेज पर रखी किताबें मेरी हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जो सब्जेक्ट है, द बुक्स ऑन द टेबल, द बुक्स ऑन द टेबल, इसको आप देखिए प्लूरल है, द बुक्स प्लूरल है। अब प्लूरल के साथ आप ही बताइए क्या लगना चाहिए था। प्लूरल के साथ आपको आर लगाना चाहिए था, वहां पे इज लगा है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग है। तो इसको हम बनाएंगे, इसको रीराइट करेंगे सही करके, द बुक्स ऑन द टेबल। अब इसके साथ आपको आर लगाना है, वही मिस्टेक था, उसको सही कर दीजिए। ये हो गया माइन। तो ये करेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट था। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए, इंग्लिश वाक्य में अगर पहला उपवाक्य जो पहला सेंटेंस है, अगर वो पास्ट टेंस है तो दूसरा भी पास्ट में ही होना चाहिए। तो ये सेंटेंस आप समझिए, सी सैड, उसने कहा दैट सी हैज नो मनी, कि उसके पास पैसा नहीं है। बहुत अच्छा सेंटेंस है, अक्सर पेपर में पूछा जाने वाला उपयोगी सेंटेंस है। इसको आप ध्यान रखिए, समझ लीजिए, तो क्लियरली आपका सिंटैक्स क्लियर हो जाएगा। सी सैड, उसने कहा, दैट मतलब कि सी हैज नो मनी, कि उसके पास पैसा नहीं है। आप इसको ध्यान से देखिए तो पहला वाक्य पाएंगे कि पास्ट टेंस है, सी सैड उसने कहा, और दूसरा सेंटेंस आप देखिए तो पाएंगे कि प्रेजेंट टेंस है। पहली बात ये कि अगर पहला पास्ट टेंस में है तो दूसरा भी पास्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे पास्ट होना चाहिए, तो हैज क्या कर रहा है, हैज के स्थान पर हैड होना चाहिए ना, क्योंकि पास्ट टेंस की सहायक क्रिया तो हैड है, प्रेजेंट टेंस की हैज है। तो यहाँ पे गलती यही है कि सी सैड दैट सी हैड नो मनी, क्योंकि अगर ये पहला पास्ट है तो दूसरा भी पास्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बनाएंगे, इसको रीराइट करेंगे, सी सैड दैट सी। अब सी के साथ आपको हैड लगाना है, हैड नो मनी, ये आपका बन गया।
तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग और बहुत उपयोगी, परीक्षा उपयोगी सेंटेंसेस के लिए अगर आपने वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे वीडियो जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद नाउन, प्रोनाउन, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, सबके ऐसे मज़ेदार सेंटेंसेज आपको अगले वीडियोज़ में मिलते रहेंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, पसंद आए तो लाइक करना है, और हो सके तो सोशल मीडिया पे शेयर कर देना है। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सिंटैक्स समझ में आया है। अगर कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, कुछ पूछना है तो भी पूछ लीजिए, ठीक है, कमेंट करके। और इस वीडियो में इतना ही, बस धन्यवाद, गुड बाय।